प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर DB सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साप्ताहिक वीडियो में कंटेंट्स लेंगे बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्धिस्ट एजुकेशन को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज्ञात है हमारे चैनल पर एजुकेशन रिलेटेड सीरीज चल रही है, जिसमें हम साप्ताहिक वीडियो में विभिन्न प्रकार के कंपटीशन और एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट्स लेते हैं। और इस सीरीज के तहत हमने फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के विभिन्न भागों का अध्ययन किया है। इसमें पहला भाग में वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ी, और भाग 2 में इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी पढ़ी, और भाग 3 में इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स पढ़े, और भाग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न पढ़े। और इसके बाद हमने नया भाग शुरू किया है, नया टॉपिक शुरू किया है, वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, भारत में शिक्षा का विकास। तो भारत में शिक्षा का विकास वैदिक काल से शुरू होता है, इसलिए हमने पिछले साप्ताहिक वीडियो में कंटेंट्स लिया था वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक पीरियड एजुकेशन। आज हम दूसरा कंटेंट्स ले रहे हैं बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन। और यह सीरीज इंटर एजुकेशन, BA, MA, B.Ed, BTC और M.Ed और UGC नेट CTET के लिए समान रूप से उपयोगी है। अतः सब्सक्राइबर परिवार के सभी सदस्यों से आग्रह है कि यह सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों और जागरूक नागरिकों तक पहुंचाने का कष्ट करें। यदि आप चैनल पर नए हों तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा, बौद्धिस्ट एजुकेशन। इसमें सबसे पहले हम डॉक्टर S.A. अल्तेकर का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जिन्होंने कहा था कि बौद्ध काल के समय में विश्व में भारत का जो स्थान था, उसका कारण उस समय की शिक्षा प्रणाली थी। अर्थात अल्तेकर कहना चाह रहे हैं कि बौद्ध काल में जो एजुकेशन की व्यवस्था थी वो विश्व स्तरीय थी। एक दूसरे शिक्षा शास्त्री और विद्वान हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म एक नया धर्म नहीं है, अपितु हिंदू धर्म का ही परिष्कृत और शुद्ध रूप है। इसी प्रकार डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, एक और विद्वान, ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि उचित रूप से विचार किए जाने पर बौद्धकालीन शिक्षा प्राचीन हिंदू धर्म की शिक्षा पद्धति का ही सुधारात्मक स्वरूप था। तो इस प्रकार हमने देखा कि वैदिक कालीन शिक्षा में शिक्षा की गुरुकुल व्यवस्था को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और उसके पश्चात भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और उन्होंने एक नए धर्म बौद्ध धर्म का विकास किया। और इस धर्म में उन्होंने सबको समता पूर्वक समान लोकतांत्रिक अधिकार देने की कही, जिसके तहत उन्होंने बौद्ध शिक्षा में भी सभी चारों वर्णों, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और शूद्र वर्ण, सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए। शिक्षा की प्राथमिक व्यवस्था जो थी उसमें प्रवज्जा संस्कार होता था। चारों वर्णों का विद्यार्थी जो 8 वर्ष की अवस्था में वहाँ प्रवेश लेता था, तो उस समय उसका प्रवज्जा संस्कार होता था, और प्रवज्जा संस्कार के समय शरण त्रयी कहना होता था, शरण त्रयी का उच्चारण करना होता था। शरण त्रयी कंपटीशन में पूछा जाता है। शरण त्रयी में 3 प्रकार के उच्चारण कराए जाते हैं। पहला बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये 3 उच्चारण को शरण त्रयी कहते हैं। और शरण त्रयी का उच्चारण कब होता था? जब बालक का प्रवेश होता था मठ में। प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? मठ था।
और मठ में जब शिक्षा लेने के लिए बालक जाता था तब उसका प्रवज्जा संस्कार होता था, शरण त्रयी का उच्चारण होता था। उसके पश्चात 8 वर्ष की अवस्था में सभी वर्णों के बालकों का 8 वर्ष की अवस्था में ही मठ में प्रवेश सुनिश्चित होता था। अब हम बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य पढ़ेंगे। तो पहला उद्देश्य था बालक के चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर डेवलपमेंट। दूसरा उद्देश्य था बालक का व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तीसरा उद्देश्य था निर्वाण की प्राप्ति करना, अर्थात जीवन का अंतिम उद्देश्य था जीवन को संतुष्ट करना और अपने निर्वाण की प्राप्ति करना, स्वर्ग का वासी होना। और चौथा उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति का विकास करना और संरक्षण प्राप्त करना। अब हम सीखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्राथमिक केंद्र था मठ और उच्च शिक्षा का केंद्र था विहार। यह कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता था। बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा का केंद्र क्या था? मठ। और बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का केंद्र क्या था? बिहार। और बौद्ध काल के उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या क्या थे? पहला केंद्र था तक्षशिला, जो भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। यह कहाँ पर स्थित था? पेशावर, जो अब पाकिस्तान में है, उसके निकट स्थित था। दूसरा शिक्षा का केंद्र था नालंदा, जो विश्व विख्यात था, पटना से 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। तीसरा विक्रमशिला, उत्तरी मगध, बिहार प्रांत के गंगा के किनारे स्थित था। अगला था वल्लभी विश्वविद्यालय। ये कहाँ था? कठियावाड़ जिले में, गुजरात प्रांत के कठियावाड़ जिले में वल्लभी विश्वविद्यालय था। अगला था नदिया और जगदल्ला विश्वविद्यालय। नदिया और जगदल्ला कहाँ पर थे? बंगाल प्रांत में स्थित थे। अगला था औदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ था? मगध में, वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। अगला था कांची कहाँ पर था? दक्षिण भारत में कांची विश्वविद्यालय स्थित था। अगला था मिथिला कहाँ पर स्थित था? उत्तरी बिहार में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? उत्तरी बिहार में। अब बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम समझेंगे। कैरिकुलम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा में साधारण लिखना पढ़ना, गणित का ज्ञान, पंचविद्या को सिखाया जाता था। और उच्च शिक्षा में धर्म का ज्ञान, भाषा का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, ज्योतिषी का ज्ञान, राजनीति क्षेत्र का ज्ञान, न्याय, शिल्प, कला और प्रशासन की जानकारी प्रदान की जाती थी। औद्योगिक शिक्षा में कला, कौशल, उद्योग व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। धार्मिक शिक्षा के संबंध में त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ हैं, उनका ज्ञान कराया जाता था, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक का ज्ञान कराया जाता था। कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता था बौद्धकालीन शिक्षा के त्रिपिटक कौन से हैं? तो सबसे पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। और हिंदू दर्शन में वेद, पुराण, ज्योतिषी, व्याकरण, छंद, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक का ज्ञान कराया जाता था। अब हम सीखेंगे शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। तो बौद्धकालीन शिक्षा के शिक्षण विधियाँ क्या थीं? सबसे पहली थी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। दूसरी विधि थी वाद विवाद विधि। तीसरी विधि थी प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनायर मेथड। नंबर 4 पुस्तक अध्ययन विधि, स्टडी वाई बुक। और चौथी थी सम्मेलन विधि अक्सर पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन मठ और विहार में होती थी। अगली थी भ्रमण और निरीक्षण विधि। और नंबर 7 प्रायोगिक विधि। नंबर 8 स्वाध्याय विधि। और नंबर 9 निधिध्यासन विधि। और नंबर 10 शिक्षण कार्य विधि।
शिक्षण कार्य का समय क्या होता था? शिक्षण कार्य मठ और विहार में अक्सर प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक होता था और दूसरा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होता था। अब हम लोग सीखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं। वीडियो का समय पूरा हो रहा है, इसलिए हम बहुत संक्षिप्त में विशेषताएं पढ़ेंगे। नंबर 1, प्रव्रज्जा संस्कार के द्वारा प्रवेश मिलता था। नंबर 2, विद्या आरंभ की जो उम्र थी वो सभी वर्णों के लिए 8 वर्ष थी। दूसरा, 8 वर्ष के बाद 12 वर्ष का अध्ययन होता था और 20 वर्ष की उम्र में उपसंपदा संस्कार होता था। नंबर 4, आर्थिक व्यवस्था मठ और विहार में होती थी। शिक्षा का सामान्य शुल्क लिया जाता था। अनुशासन, स्व अनुशासन को बढ़ावा दिया जाता था और गुरु और शिष्य संबंध पिता और पुत्र के समान थे। सिद्ध विहारक, यह कंपटीशन का प्रश्न है। सिद्ध विहारक, जब कोई शिष्य संघ के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा की पूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर पालन कर लेता था और सत्य, अहिंसा और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता था, तब उसे सिद्ध विहारक कहा जाता था। आज वीडियो का समय पूरा हो रहा है, तथ्यों को यहीं समेटते हैं। अगले साप्ताहिक वीडियो में अगला कंटेंट्स लेंगे, मध्यकालीन शिक्षा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।